नमस्कार, सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता। कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। अभी तक आए मामलों के अनुसार देखा जाए तो इस वायरस का असर उन लोगों पर जल्दी हुआ है जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोर है। ऐसे में स्पष्ट है जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है उन्हें इस वायरस के संक्रमण का खतरा कम रहेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्वस्थ जीवन शैली का होना बेहद जरूरी है। एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ये बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है 3 डॉक्टर्स। एलोपैथी से डॉक्टर बाबू पाठक, डॉक्टर समीर सापकोटा, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, और मणिदीप दे, ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। हम कोरोना से जुड़ी और भी कई विषयों पर बात करेंगे। इसके साथ ही हमने अपने टेलीफोन लाइंस भी खोल रखे हैं। दर्शक नीचे दिए फोन नंबरों पर कॉल कर अपने सवाल हमारे डॉक्टरों से पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आप तीनों का हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर बाबूजी, अगर सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूं, संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये देखा गया है कि कुछ लोगों में 14 तो कुछ लोगों में 28 दिनों में वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो नजर आते हैं। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि एक शरीर में कोरोना वायरस कितने दिनों तक सक्रिय रहता है। ये कोई एब्सोल्यूट बात नहीं है, ये एक रिलेटिव बात है और कई चीज़ों पे ये निर्भर करता है। आप ये नहीं कह सकती हैं कि ओनली वन, मतलब केवल एक ही बात है जिसके ऊपर निर्भर करके ये जो आपने अभी बात कहा, जो किसी कई लोगों में 14 दिनों तक या 28 दिनों तक, बात ऐसी है कि कुल मिला के उनके प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर ये निर्भर करता है। और जो प्रतिरोधक क्षमता है, एक ये बात है। दूसरी बात है उनके और अगर कोई बीमारी है क्या, कोमॉर्बिडिटीज़ उनका है क्या, दूसरी बात ये है। तीसरी बात ये है उनका कोई डेफिशिएंसी है क्या शरीर में, जिन चीज़ों से हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है, अगर उन चीज़ों का डेफिशिएंसी है शरीर में तो उसके ऊपर भी वो निर्भर करता है। तो ये मल्टीफैक्टोरियल है, मतलब कई मुद्दों पे ये निर्भर करता है। अगर इम्यूनिटी अच्छा है तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सिम्टम ही नहीं होता है और हमें पता भी नहीं चलता उनके इन्फेक्शन होता है, वो ठीक भी हो जाते हैं। तो वो कैसे क्योर होते हैं और कब तक में वो मैं ठीक हो बताता जाते हूँ हैं? आपको। देखिए, हमारा शरीर ईश्वर ने ऐसे बनाया है कि अगर हमारे शरीर में कोई भी कीटाणु या कोई भी बाहर से सामान घुसे, कोई भी चीज़, तो उसके खिलाफ हम लड़ते हैं और उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, जो हमारे शरीर में ईश्वर ने ये हमको दे रखा है जी। तो अगर हमारा कीटाणुओं से लड़ने का अगर जो भी मानदंड है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है, कोई भी खाने पीने के चीज़ों का जो हमारा जो न्यूट्रिशन होता है अगर उसका कोई डेफिशिएंसी नहीं है, कोमॉर्बिडिटीज़ मतलब मान लीजिए पेशेंट डायबिटिक है या कैंसर का, कई लोगों में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हम कहते हैं, कुछ कैटेगरी के लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। जैसे अगर कोई किसी को HIV इन्फेक्शन है या कई लंबे दिनों से वो बीमार है, या बुज़ुर्ग हैं, या एक्सट्रीम्स ऑफ एज जो हम कहते हैं कि एकदम कम उम्र है या फिर बहुत ज़्यादा जी 60 या 70 के ऊपर के लोगों का, इनका इम्यूनिटी कम होता है। उसके बाद में अगर वो कई दिनों से अस्पताल में ऑलरेडी दूसरी बीमारियों के अगर इलाज ले रहा है, या एंटीबायोटिक मतलब बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम किसी मरीज को ऑलरेडी दे रहे हैं कम से कम 15-20 दिन से, तो उनका इम्यूनिटी कम होता है। तो ये मल्टीफैक्टोरियल बात है, मतलब एक चीज़ मैं नहीं कह सकता आपको कि ये बात है एंड दिस इज इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव। ये उस परिप्रेक्ष्य में हमको देखना पड़ेगा, जो मुद्दा हमारे पास आएगा इसको हमें हमेशा कस्टमाइज करके उसका आकलन करना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। तो कोरोना से बचने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी जो है उसे बेहतर बनानी है, लेकिन ऐसा क्या करें जो इम्यूनिटी बेहतर हो जाए? आम लोगों के लिए देखिए, आम लोगों के लिए ये आवश्यक है कि वो अपने दिनचर्या में ये सुनिश्चित करें कि वो एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज हमेशा करें, रोज़ करें। ये एक दिन की बात नहीं है, हफ्ते में कम से कम 6 दिन एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करें। खाने पीने का जो सामान है वो उसको बैलेंस्ड खाना लें, उन चीज़ों का सेवन ना करें जो खामोखाम शरीर को नुकसान पहुंचाता हो, मसलन जैसे दारू हो गया या टोबैको हो गया, तंबाकू से जितने मतलब चीज़ें हैं वो सब, उन सी चीज़ों का वर्जन किया जाए। खाने पीने में बैलेंस डाइट हो। कई चीज़ें होती हैं जैसे आजकल के जीवन शैली में लोगों का क्या होता है, वो विटामिन डी का बहुत उनके अंदर कमी हो जाता है, वो धूप का एक्सपोजर नहीं होता है, वो खेतों में काम नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है, इन दिनों चूंकि लॉकडाउन था तो बाहर निकलना बहुत कम हो गया, इसी वजह से भी विटामिन डी, सनलाइट तो हमको वैसे भी चाहिए होता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर
जिन विटामिन्स का हम बात कर रहे हैं अभी, अगर वो ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा रक्षा करेगा, ऐसा बात नहीं है। पर शरीर में हमको जितना चाहिए हम उतना ही लें। खासकर विटामिन डी, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर कोई खाता है तो वो 6 हफ्ते से या 8 हफ्ते से ज़्यादा ना खाए, वो उसको रोक दे, नहीं तो ये फिर शरीर में अनावश्यक रूप से बढ़ने लगता है। विटामिन बी है, विटामिन सी है, जिंक हमारी स्किन और जो एपिथेलियल लाइनिंग है, जो म्यूकोसा होता है, नाक और मुंह का जो लेयर है, सबसे ऊपरी परत जो है मुंह का, नाक का, उसका रक्षा के लिए जिंक बहुत आवश्यक होता है। तो इन चीज़ों का एक सप्लीमेंटेशन अभी ले लें। और वैसे भी अगर बैलेंस्ड खाना खाएंगे ना, जैसे फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट समान जितना जो चाहिए उस हिसाब से अगर लें हम, साग सब्जियों का, फलों का ज़्यादा सेवन किया जाए, एक्सरसाइज हो, कोमॉर्बिडिटीज़ अगर हैं तो उससे उन चीज़ों का मतलब सही इलाज करके उसको ठीक रखा जाए। कोमॉर्बिडिटीज़ अभी मैंने बताया आपको, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, उन चीज़ों पे मतलब दोज है नेगेटिव, मतलब वो एक नकारात्मक एक रोल प्ले करते हैं जो शरीर को में। कम कर सकते हैं। जी जी। हमारे पास आयुर्वेदिक के डॉक्टर भी है, डॉक्टर समीर सापकोटा है। डॉक्टर, आयुर्वेद क्या कहता है, कैसे करें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर? देखिए, आयुर्वेद एक, इसमें क्या बताया गया है कि हम कैसे ज़िंदगी को जिए जी और सुबह से लेकर शाम तक हम कैसे उसको पालन करें। जैसे इसमें बताया है दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, ये सब हमें बताया हुआ है इसमें। तो पहला मैं बोलता हूँ, हमें दिनचर्या अच्छी तरह से फॉलो करना है। वी हैव टू गो टू बेड, हमें जल्दी जल्दी जैसे 10 बजे तक हमें सो जाना है जी। एटलीस्ट, क्योंकि आजकल लोग ये कॉमर्शियल लाइफ में हमें 1-2 बजे तक नहीं सोते, वो वाता काल आ जाता है तो लोगों को नींद नहीं आता है, तो लोग बोलते हैं हमें नींद नहीं आ रहा है। अब इतना टाइम आप अगर मोबाइल में या इसमें और 1 बजे तक अगर आप नहीं सोओगे तो नेचुरली आपको नींद नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि सुबह जल्दी हमको उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है। ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठो बोल के एक श्लोक है, तो वो श्लोक में उन्हें बताया कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम आप लोग को मैं बताता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त इज़ 1.5 आवर बिफोर सनराइज। तो उस समय हमको उठना है। उस समय क्या होता है, प्रकृति में नेचुरल इतना ज़्यादा ऑक्सीजन रहता है, वो भी प्योर फॉर्म में, एंड इट कैन बी कंपेयर टू ओजोन। समटाइम्स इट कैन बी टोल्ड एज O3 ऑल्सो। वो हमारे बॉडी में जब जाता है, आप अगर उस समय जाके बाहर निकल के आप अगर एक्सरसाइज करोगे या प्राणायाम करोगे, तो मेरे हिसाब से सुबह जल्दी उठ के 2 ग्लास गर्म पानी पी के आप अगर सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, कपालभाति ऐसे आप अगर लाइफस्टाइल अगर करोगे तो डेफिनेटली आपका बीमार का प्रतिरोधक आपके बॉडी में क्षमता बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर डिसिप्लिन का पालन करना है, डिसिप्लिन का जरूर पालन करना है, अनुशासन का पालन करना है। और नेक्स्ट है हमें दिनचर्या, अब ऋतुचर्या। जैसे ठंड का मौसम में हम लोग आइसक्रीम खा लेते हैं, गर्मी का मौसम में अदरक वाली चाय खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो वो सब हमें अवॉइड करना है। तो सोचना है कि हाँ, ये गर्म चीज़ यहाँ गर्म में नहीं खाना है। जी बिल्कुल। समीर जी, मैं थोड़ी देर आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं रत्नेश बोल रहा हूँ, बिहार से बोल रहा हूँ। जी पूछिए अपना सवाल। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि हम लोग जब मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करके लाते हैं तो फिर कि वो पब्लिक टॉयलेट का प्रोडक्ट होता है, बहुत सारे लोग वो छुए होते हैं, उसमें पता नहीं किनके हाथ में क्या फंगस है, वायरस है। अगर उसको हम अपने घर में लाते हैं, घर में ला करके उसको अगर हम यूज कर रहे हैं तो किस तरीके से यूज करें और कैसे यूज करें ताकि जो हमें उससे हम प्रोटेक्ट हो सके। जी बिल्कुल, आपका सवाल हमने सुन लिया है। डॉक्टर बाबू, ये सवाल कई बार लोगों ने पूछा है कि हम जो बाहर से लाए हुए चीज़ है उसको सैनिटाइज कैसे करें, उसे साफ कैसे करें। आपका जवाब क्या होगा इस पर? कई चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जिन्होंने भी अभी फ़ोन किया है, कि जो वायरस है वो अधिकतम 72 घंटे तक स्टील के सरफेस पे पाया गया है, अधिकतम। और जो औसत उसका जीवन है, जो सभी मतलब सरफेस पे जो हमने देखा है, जो मीडियन लाइफ है वो 4 घंटे का है उनका। तो आप अगर कोई भी चीज़ लाते हैं, ला के अगर देखिए, फल और सब्जी तो मैं साबुन पानी से धोने के लिए नहीं कहूँगा, वो नहीं, आप नहीं धो सकते हैं। हाँ, लेकिन ओजोन या ओजोनाइज्ड जो पानी होता है उसमें अगर आप डुबो देते हैं, वो एक अलग ट्रीटमेंट है, तो वो साफ़ हो जाएगा। उसमें ऑक्सीजन है ज़्यादा। लेकिन उससे भी बेहतर होगा कि अगर उस सब्जी को या फल को आप अगर 36 घंटे 48 घंटे तक कहीं घर के एक कोने में आप छोड़ दें, तो अगर मान लीजिए वायरस उसके सरफेस पे रहता भी है
तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि अधिकतम 72 घंटे तक वो पाया गया है स्टील के सरफेस पे, और ये एक बहुत ही ऑथेंटिक स्टडी है जो इंग्लैंड में हुआ था। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में इसका पब्लिकेशन हुआ था। तो ये बहुत ऑथेंटिक बात है। इस चीज़ पे मैं आपको आश्वासन दे डॉक्टर सकता पाठक जी, हूँ। अगर हम सब्जी बाहर से लाते हैं, उसको धोकर अगर धूप में रख देते हैं तो क्या वायरस उससे खत्म नहीं हो सकता? देखिए, ये तो मुझे अभी तक मैंने बहुत सारा मतलब पेपर्स मैंने अध्ययन किए हैं, लेकिन अभी तक मुझे कहीं ऐसा नहीं मिला है। पहले हम ये सोच रहे थे कि हमारे यहाँ जब गर्मी पड़ेगी, जब तापमान 45 डिग्री को छुएगा तब हमारे यहाँ कम जाएगा वायरस, पर ऐसी कोई बात नहीं है। यूएई जहाँ गर्मी 2 महीने 3 महीने पहले 45 डिग्री के लपेट में था, वहाँ भी ये बचा हुआ नहीं है, दुबई जैसे शहर। जी। तो हमारे यहाँ तापमान बढ़ेगा तो वायरस कमेगा, इसका कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि मान लीजिए अगर धूप, कड़ाके की धूप हो तो डीनेचरेशन उनका जो होना है वो तो पक्का ही हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऑथेंटिक पेपर जो मैं आपको कोट करके बोल सकूं, ऐसी मेरे पास अभी तक क्योंकि ये नया वायरस है और हर रोज इसके नए स्वरूप सामने आ रहे हैं, इसलिए स्वरूप अभी हो रहे हैं और स्टडीज चल रही हैं। अभी कोई भी चीज़, ये समय हम लोगों को बहुत कम दिया इस वायरस ने। अगर कुछ समय बीते तो जो साइंटिफिक पेपर्स हैं वो हमारे हाथ लगें, या जो अभी स्टडीज़ चल रही हैं दवाइयों को लेके या इस वायरस के स्वरूप को लेके कि वहाँ वो ये वायरस कहाँ क्या रूप दिखाता है, किस तरीके से बिहेव करता है, कोई भी स्टडी, ऑथेंटिक स्टडी अभी तक हमारे हाथ में आया नहीं है जिसको मैं कोट कर सकूं या जिसके बारे में मैं बोल सकूं। हम उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। समीर जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ मैं ये खाद्य में अभी बताना चाहता हूँ कि कैसे खाना चाहिए। आयुर्वेद में बताया है कि जितना हो सके आप लिमिटेड खाना खाइए, 3/4 बेल लीफ खाना खाइए, आधा पेट खाना उसको छोड़ दीजिए। और दूसरा बात है कि आपको मेजर फूड ज़्यादा टाइम नहीं खाना चाहिए। जैसे आयुर्वेद में बताया ओनली 2 टाइम्स, या दोपहर और रात को आपने एक छोटा, या दोपहर को खा लिया या सुबह खा लिया, बाकी टाइम आपको लाइट खाने में खाना चाहिए। और खाने के ऊपर खाना नहीं खाना चाहिए। एक बार खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट होने दीजिए, देन यू गो एंड हैव फूड। तो उस हिसाब से खाने के ऊपर भी इम्यूनिटी का वो रहता है, क्योंकि अगर अच्छी तरह से खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो आम होता है बॉडी में। आम बॉडी में रहने के बाद आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। तो इसीलिए हम सर ने भी बताया था कि नॉन वेज ज़्यादा मत खाइए, अभी हैवी फूड अभी नहीं खाना चाहिए। तो इसीलिए खाना नहीं चाहिए क्योंकि आपका हजम होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, और डाइजेशन अच्छा रहने से तो आप न्यूट्रिशंस अपने फूड के सारे मिल जाएंगे आपके ऊपर। जी, हमारे साथ होम्योपैथी डॉक्टर मणिदीप दे भी शामिल है। हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो होम्योपैथी पर पूरा भरोसा करते हैं। कोरोना वायरस को लेकर होम्योपैथी की क्या ओपिनियन है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कर सकता है होम्योपैथी कोरोना वायरस को खत्म करने में? बेसिकली कोरोना वायरस या कोविड-19 ये तो एक हाईली इन्फेक्शियस वायरस है। तो ये कॉन्सेप्ट अभी इसके बारे में डिटेल्स में पता भी नहीं है क्या है। परसिस्टेंटली म्यूटेट कर रहा है, अपना सिम्टम सारा चेंज करता हुआ जा रहा है। पहले जो स्टिपुलेटेड सिम्टम्स था वो अब नहीं है, परसिस्टेंटली अपना आप को चेंज करे जा रहा है। तो इसके एट द एंड ऑफ द डे, चाहे हमारा हो होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, सब हम लोग यही करते हैं कि फर्स्ट कुछ पॉइंट में हमें जाना है। जैसा वी हैव टू मेक पेशेंट अवेयरनेस कैंपेन एक करना पड़ेगा कि पेशेंट को बताना है कि कैसा रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, पर्सनल हाइजीन आटमोस्ट मेंटेन करना है। उसके बाद ये हम डाइट जी बिल्कुल, लाइफस्टाइल को चेंज कर हम अपनी इम्यून सिस्टम को कैसे कर सकते हैं? डाइट को पूरा चेंज अप करना पड़ेगा। डाइट ऐसा लेना है कि उसमें इम्यूनिटी बढ़े पेशेंट का। सपोज एक मैं दिनचर्या का बात आपके बोलता हूँ कि सपोज मॉर्निंग, अभी लॉकडाउन के टाइम में भी फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ पीपल अच्छा नहीं है, तो हम ये नॉट नेसेसरी कि हर मील में आप मीट, फिश या एग खाए, इट्स नॉट मैंडेटरी और पॉसिबल भी नहीं है। तो इसी को हम लोग सपोज इसको चेंज करते हैं। सपोज मॉर्निंग हम लोग ब्लैक टी लेते हैं या ग्रीन टी लेते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट दैट एनहांसेस द इम्यून सिस्टम। फिर हम लोग ब्रेकफास्ट में थोड़ा दलिया, ओट्स सब लेते हैं। नॉट नेसेसरी कि हर मील में आप एक खाए या ये खाए। उसके बाद दाल थोड़ा पल्सेस बॉयल करके खा लीजिए, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्लियर वेजिटेबल सूप लीजिए दोपहर में, मिड मॉर्निंग कुछ एक फल लीजिए।
फिर लंच में एक मिक्स वेजिटेबल कार्ड, मिल्क या उसको ग्रीन सलाद ले लीजिए विदाउट ड्रेसिंग। शाम को रोस्टेड या स्प्राउटेड ग्राम्स ले लीजिए। फिर रात को मिक्स्ड वेजिटेबल दाल सब्जी ऐसा ले लीजिए। नॉट नेसेसरी एट द अभी का जो स्टेटस है उसमें पॉसिबल भी नहीं है कि एवरीबॉडी शुड गो फॉर नॉन वेज और हाईली एक्सपेंसिव थिंग्स। सो जो भी है इसको अगर थोड़ा हम लोग इधर उधर करके खाते हैं तो वेरी गुड। समीर जी, किसी की इम्यून सिस्टम अच्छी है या बुरी, इसका कैसे पता लगाया जा सकता है? इम्यून सिस्टम अच्छी है कि बुरी, वो आपका जैसे बीमार का प्रतिरोधक शक्ति, जैसे आपका अगर आपको बार बार सर्दी लगते रहता है, आपको कोई भी मतलब गैस्ट्राइटिस रहता है, ऐसा टाइप का जो बीमार हो जिसमें इम्यूनिटी रिलेटेड है, जैसे आपका किसी का होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, उनका भी मतलब एक क्या होता है, हमें इम्यून सिस्टम से रिलेटेड रहता है। तो कोई कोई लोग होते हैं कि ज़्यादा सर्दी झेल नहीं सकते हैं, ज़्यादा गर्मी झेल नहीं सकते हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स। तो आदमी को हर सिचुएशन को झेलना पड़ता है। जैसे गर्मी में लोग एसी लगा के रहते हैं, वो भी गलत बात है, उससे भी हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो इसीलिए नॉर्मल लाइफ प्रकृति के साथ जड़ित होकर रहना पड़ता है हमें। जी बिल्कुल। पाठक जी, क्या एक बार बीमार पड़ने के बाद इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो पहले से और बेहतर हो सकती है? मतलब आप कोविड-19 की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल नहीं, कोविड-19 नहीं, मैं दूसरी के बारे में बात कर रही हूँ। दूसरी बीमारी है, ये निर्भर करता है कि किस टाइप का यह बीमारी है। मान लीजिए अगर कोई भी बीमारी होता है तो ये जाहिर सी बात है कि उस वक्त तो ये इन्फेक्शन इम्यूनिटी कमता ही है, प्रतिरोधक क्षमता कमता ही है। पर कई बीमारियां हैं जिससे इम्यूनिटी लंबे समय तक कम रह जाता है। मसलन डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, या फिर और अभी इन्होंने डॉक्टर साहब ने जो कहा जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेस हैं उससे भी ये होता है। या फिर अगर वो आदमी को कुछ ऐसा मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया गया है जैसे स्टेरॉइड्स हो गए, अगर ये स्टेरॉइड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या इस टाइप की अगर दवाइयाँ लंबे समय तक किसी और बीमारी के लिए दिया जाता है तो वैसे भी लोगों में इम्यूनिटी का वापस बनना मुश्किल होता है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी को मलेरिया या टाइफाइड हुआ है, जब वो बीमारी ठीक हो जाएगा, जिसका हम परमानेंट क्योर कर सकते हैं, तो ये सब ठीक होने के बाद लेकिन वो फिर पहले जैसा उनका इम्यूनिटी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस परिप्रेक्ष्य में हमको देखना पड़ेगा जिस मरीज के बारे में आप कह रही हैं। मैं कोई भी बात को एक जनरलाइज नहीं कर सकता, मतलब ये निर्भर करता है कि हम किस मरीज को लेके हम बात कर रहे हैं और उसके साथ में जी और उसके साथ में क्या क्या बीमारियां जुड़ी हुई हैं, वो क्या क्या दवाई खा रहा है। कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो जिनका सेवन करने से इम्यूनिटी कम होता है, पर अगर उन दवाइयों को हम ना दें तो मरीज ठीक भी नहीं होता है। तो ये मल्टीफैक्टोरियल चीज़ है, मतलब यू कैन से मतलब कोई किसी भी चीज़ को आप एब्सोल्यूट नहीं कह सकते। जी बिल्कुल। लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और नींद, ये दोनों कितना अहम रोल अदा करता है? बहुत अहम रोल है, नींद का बहुत अहम रोल है। मॉडरेट एक्सरसाइज जो मैं कह रहा था आपको, एक सीमित मात्रा में एक्सरसाइज रेगुलर, वो बहुत आवश्यक है। योगा अभ्यास के बारे में इन्होंने जो कहा उसका बड़ा रोल है। मॉडरेट एक्सरसाइज, कई सारे पेपर्स हैं। उसके बाद में नींद के बारे में अभी हमने किसी ने नहीं कहा, लेकिन आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। पर्याप्त मात्रा में नींद, कम से कम 7 घंटे अगर नींद अगर रोज़ ले आदमी तो वो बहुत फ़ायदा करता है। कम नींद होने के वजह से भी इम्यूनिटी कमता है। दूसरी चीज़ है कि खाने के बारे में बताया, और एक नींद और पानी। जी पानी के लिए, पानी देखिए, पानी कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, पानी कोई भी, मैं केवल कोविड के लिए नहीं कह रहा, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। ये इंश्योर, अभी गर्मी का समय चल रहा है, हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में तो हम काफ़ी बारिश का सामना कर रहे हैं, लेकिन देश के और हिस्सों में जहाँ गर्मी बहुत कड़ाके की मतलब बहुत जोरों की गर्मी है, तो वहाँ ये देखना पड़ेगा कि शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो पाए। खासकर अभी मुझे पता चला कि दिल्ली में कई दिनों पहले, करीबन हफ्ते दिन पहले लू चला था। तो ऐसी स्थिति में ये देखना पड़ेगा कि जो शरीर का जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो बढ़िया बना रहे। और ये इस चीज़ को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि वो जो इंसान है वो दिन में कितने बार अपना
पेशाब करता है, उसका यूरिन आउटपुट कैसा है, तो यूरिन आउटपुट जो है उसको ध्यान में रख के पानी पीना, अगर किसी को ये चीज़ का एहसास है। अच्छा, ये बात मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा जिनको दिल का बीमारी है या किडनी का बीमारी है, क्योंकि उन लोगों में डॉक्टर पहले से सलाह देता है कि भैया आपको पानी कम पीना है। तो अभी मैं जो ये बात कह रहा हूँ तो ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनका हृदय रोग या गुर्दे का कोई भी रोग नहीं है। अगर गुर्दा में कोई भी दिक्कत है, जहाँ डॉक्टरों ने पहले से कह रखा है पानी कम पीना, तो भैया तुम पानी कम अपने गुर्दे के लिए पीना। हृदय में अगर कोई दिक्कत है, हृदय के कई रोगियों को भी हम कहते हैं तुम पानी ज़्यादा नहीं पी सकते, तो उनके लिए ये बात नहीं है। लेकिन जनरल पॉपुलेशन के लिए, आम जो नागरिक हैं हमारे देश के, जिनको और कोई शिकायत नहीं है, अधिक मात्रा में उनको पानी का सेवन करना चाहिए। इन्फेक्शन होने के बाद भी, मान लीजिए अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो भी जाता है और उनको पता चलता है, तो गर्म पानी कितना लाभदायक होता है यहाँ पे? देखिए, मैं बिल्कुल मतलब ये तो नहीं कहूँगा, बट जो एक सूदिंग इफेक्ट होता है गले में, वो डेफिनेटली होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ठंडा पानी पियो। और इन्फेक्शन से बचने के लिए ये कहना मुश्किल है कि हाँ, अगर केवल गर्म पानी आदमी सेवन करता है, अगर वायरस आ गया है, नाक और मुंह के स्पर्श हो गया है किसी भी वायरस का, तो ऐसा नहीं है कि गर्म पानी आपको रोक देगा। हाँ, एक सूदिंग इफेक्ट जरूर देता है। गर्म पानी वायरस को नहीं रोक सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि मैं गर्म पानी पीता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं ना कहीं पेशेंट को आराम मिल सकता है, लेकिन वायरस को वो रोक नहीं सकता। एक और कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम ले लेते हैं। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, पटना से पीके सिंह बोल रहा हूँ। जी, पूछिए आपका सवाल। मैं क्वेश्चन मेरा ये था कि कोरोना वायरस को कोविड-19 में का नाम क्यों दिया गया, और प्लस दूसरा क्वेश्चन था कि जब मेरा इम्यून सिस्टम अगर वीक पड़ रहा है, वीक हो गया है या स्ट्रांग है, कैसे हम पता कर पाएंगे? जी, ये सवाल हमने अभी ही लिया। बाबूजी, आप क्या कह सकते हैं इसके लिए? कोविड-19 नाम का आपने जो नोमेनक्लेचर, जो नामाकरण के बारे में पूछा, मैं वो आपको बताऊं। कोरोना वो जीनस है जो क्लासिफिकेशन वायरस का करते हैं, तो वो उसमें वो कोरोना ग्रुप जीनस का है। और दूसरी चीज़ है कोविड का, जो हम अगर ये एक संक्षिप्त फॉर्म है, एब्रिविएटेड फॉर्म है, कोरोना वायरस इन्फेक्शन डिजीज़, CO, कोरोना, V फॉर वायरस, I फॉर इन्फेक्शन, डिजीज़, कोरोना। तो कोरोना ये, और 2019 के आखिरी में ये आया था, इसलिए इसको 19 नाम दिया गया। वुहान शहर में पहली बार ये WHO ने रिपोर्ट किया था 2019 में, तो इसके पीछे इसको हमने कोविड-19 का नाम दिया। जी बिल्कुल। उनका दूसरा सवाल है कि इम्यूनिटी सिस्टम हम कैसे बेटर कर सकते हैं। मनीदीप दी, आप इनका जवाब दे दीजिए कि हम इम्यूनिटी अपना कैसे बेटर कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। इम्यूनिटी अब बूस्ट करते हैं। मैंने अभी आपको डाइटरी थोड़ा एक सुबह से शाम तक कैसा खाना है उसे आपको बताया। फिर आपको नींद पूरा लेना पड़ेगा, एडिक्वेट नींद। आप धूप में कम से कम 15-20 मिनट डेली बैठे, विटामिन D3 सप्लीमेंट होगा। उसके बाद एक बैलेंस डाइट लीजिए आप टोटल, उसमें थोड़ा स्प्राउट्स, अंकुरित चना, मूंग, साइट्रस, खट्टा चीज़ उस खाइए। उससे काफ़ी हीलिंग, कुछ भी इन्फेक्शन को हील करने में अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। तो बैलेंस डाइट के साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए और अपनी नींद पूरी कीजिए, उससे आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, आपकी इम्यूनिटी ज़रूर बूस्ट होगी। डॉक्टर मनीदीप दे, सोशल मीडिया में होम्योपैथिक दवाई आर्सेनिकम एल्बम 30 और कैम्फर 1M को लेकर काफ़ी दावे किए गए। कहा गया कि इससे कोरोना का इलाज हो सकता है, सच्चाई क्या है? एक्चुअली काफ़ी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है या एनहेंस करता है। जी। डायरेक्टली कहीं भी मुझे लगता है क्लेम नहीं हुआ कि आर्सेनिक 30 या कैम्फर 1M से आपका क्योर होता है। अभी दिस इज कोरोना इज टोटल न्यू डिजीज़, तो इसके बारे में डिटेल्स कोई ना ट्रीटमेंट निकला, ना कुछ स्पेसिफाइड कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। जब जो भी हुआ है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हुआ और इसको मेंटेन करके इसको ठीक करा गया। तो आर्सेनिक एल्बम ये एंटर नेज़ोब्रोंकियल ट्यूब के ऊपर काम करता है। तो इसमें ये इट इज़ अ वेरी गुड इम्यून एनहांसर और इम्यून बूस्टर। तो ये और कैम्फर 1M, कैम्फर बेसिकली ये एक एंटीडोटल मेडिसिन है। बॉडी में कुछ भी टॉक्सिसिटी होता है तो इसको डिफ्यूज करता है। कैम्फर जो कपूर हम लोग लेते हैं उसी का वर्जन है ये मेडिसिन कैम्फर 1M। तो ये बॉडी का कोई भी ऑब्नॉक्शियस चीज़ अगर बॉडी में जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इन द फॉर्म ये भी एक वायरस है, इसको भी डिफेंड करने को ये अच्छा काम है।
उसके साथ एसोसिएटेड कुछ और मेडिसिन है जो ट्राई किया जा सकता है, जैसा एकोनाइट, जेलसिमियम, इन्फ्लुएंजिनम, इफिटोरियम पफ। और ये एक वायरस है, ये बेसिकली बॉडी में इन्वेड करता है, ये जहाँ ट्रेवर्स करता है उधर ही ये बीमार करता है। अगर थ्रोट में गया तो ये वायरल सोर थ्रोट, पेट में गया तो वायरल डायरिया, वायरल इन्फेक्शन पेट में, लिवर में गया तो वायरल हेपेटाइटिस, आई में गया तो वायरल कंजंक्टिवाइटिस। तो उसी का सिम्टोमेटिकली हम लोग अगर ट्रीट करते हैं तो अच्छा रहता है। तो हाइड्रोस्ट्रीज मदर हम लोग दे सकते हैं। हाइड्रोस्ट्रीज मदर इज़ अ वेरी गुड लिवर क्लींजर। तो उसको देने से फर्स्ट ये सब वायरस लिवर उवर में आता है, तो इसको क्लींस करने से सिस्टम में जाने को, लंग्स में जाने में काफ़ी हद तक कम। तो जैसा कि आयुष मंत्रालय ने कहा है कि आर्सेनिक एल्बम को लेकर ये फिलहाल इलाज तो नहीं है, लेकिन हाँ ये इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है। बूस्ट करता है। एक और कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो मैम जी, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं एस मोमेंट शिलोंग से बोल रहे हैं। जी पूछिए आपका सवाल। अच्छा मेरा सवाल है ये जो बच्चा लोग को जो बड़ा लोग का जैसा मास्क पहनाने से कुछ साइड इफेक्ट नहीं है ना, और पहनाने से क्या सेम मास्क है जो बड़ा लोग जो यूज करता? जी बिल्कुल, ये एक सवाल है पाठक जी, मास्क को लेकर अभी भी बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है। ये इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मास्क अगर आप 24 घंटे पहने, देर तक पहने, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी को। मैं आपको बताऊं जी देखिए, जो जनरल सर्जिकल मास्क होता है, जैसे अभी मसलन मेरे हाथ में ये है, ये इसमें 3 परतें होती हैं और 3 परत के लिए कहा भी गया है, रिकमेंडेशन भी किया गया है। इवन ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने भी इस मास्क का वो कहा है। तो ये जो 3 परतें इसमें होती हैं, ये उतना टाइट फिटिंग नहीं होता है। पर अगर आप N95 मास्क पहनते हैं तो कई बार ये देखा गया है और सोशल मीडिया में मैंने भी पढ़ा है कि उनके वजह से जो रीब्रीदिंग होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं हवा में, छोड़ने के बाद में फिर हम उसको वापस नहीं, सांस उसका नहीं करते हैं। लेकिन अगर टाइट फिटिंग N95 मास्क आप पहनते हैं तो रीब्रीदिंग होता है। ऑक्सीजन तो मान लीजिए हम फिर भी वो जल्दी सांस लेके हम अपना जो रेस्पिरेटरी रेट उसको बढ़ा के हम अपना ऑक्सीजन वो कर लेंगे, पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का रीब्रीदिंग होता है उससे कई बार हमारा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में बढ़ जाता है। और ये मास्क पहन के एक्सरसाइज ना करें, कोई भी कसरत ना करें, दौड़े नहीं, क्योंकि वैसे करने से क्या होगा कि आपको ऑक्सीजन का ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगा, आप शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पैदा करेंगे, आपको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना पड़ता है ज़्यादा। और अगर रीब्रीदिंग होता है, मतलब छोड़े हुए सांस को ही अगर आप वापस ले रहे हैं, तो इससे आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ सकता है। जी, तो उनका सवाल है कि बच्चों को पहनाना ज़रूरी है या नहीं, या नहीं, फिर पहनाना ज़रूरी है, पहनाना ज़रूरी है, पहनाना ज़रूरी है। पहना कर अगर नॉर्मल एक्सरसाइज करता है, नॉर्मल एक्सरसाइज मतलब क्या, नॉर्मल अपना चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उससे कोई असुविधा नहीं। लेकिन हैवी एक्सरसाइज अगर मास्क पहन के कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये वर्जित है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय फिर हमारा डिमांड बढ़ जाता है। और वो डिमांड हम अगर मास्क पहन लेते हैं नाक के सामने, तो हम अपने शरीर का जो पर्याप्त मात्रा में जो सामान हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है, हम नहीं दे पाते हैं। पाठक जी, एक सवाल ये भी है, जो इन्फेक्टेड नहीं है क्या उसे भी पहनना ज़रूरी है? हालांकि सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। अगर मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ, एक बंदा जो पॉजिटिव है, उन्होंने अगर मास्क पहन रखा है तो वो वायरस को नहीं छोड़ रहे हैं, और दूसरा आदमी जिनको कोई भी इन्फेक्शन नहीं है और उन्होंने मास्क पहन रखा है, तो वो वायरस को अपने शरीर में आने नहीं दे रहे हैं। अगर आ भी जाए, गलती से अगर आ भी जाए, तो अगर ये 2 चीज़ हम एक साथ करें तो जो लाइक्लीहुड है, जो मतलब जो संभावना है कि वो जो मतलब नॉर्मल हेल्दी पेशेंट आदमी है उसको इन्फेक्शन हो, वो बहुत कम जाता है स्टैटिस्टिकली। तो इसलिए ये आवश्यक है कि अब हर कोई मास्क पहने। अब तो लॉकडाउन 5.0 जिसको हम अनलॉक 1 कह रहे हैं, उसमें कई राज्यों ने ये अनिवार्य कर दिया है, शायद केंद्रीय सरकार ने भी ये अनिवार्य किया है कि अगर आप सार्वजनिक जगह पे जा रहे हैं तो भले आपको कोई भी शिकायत हो ना हो, मास्क अनिवार्य है, ये आपको खुद बचाएगा। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है, मैं कहना चाहूँगा, केवल आई एम टेकिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पीकिंग दिस, कि आप मास्क मत छूइएगा अपने हाथ से। ये नहीं कि आपने मास्क पहन लिया और उसको छूते रहा,
मास्क छूने का मतलब है आप अपने नाक और मुंह को छू रहे हैं। अगर आपको मास्क छूना है तो आप ये कंफर्म कर लीजिए कि उसके पहले आपने हाथ साबुन से धोए हैं या फिर आपने सैनिटाइज़र या हैंड रब का इस्तेमाल किया है अल्कोहल बेस्ड, जिसमें कम से कम 70% अल्कोहल हो। उस हैंड रब का इस्तेमाल करने के बाद आप अपना मास्क छूइए, या उसके पहले बिल्कुल ना छुएं। मास्क छूने का मतलब है आप अपने नाक और मुंह को छू रहे हैं। मास्क केवल पहनना ही आपको सुरक्षा नहीं देगा। जी बिल्कुल, मास्क पहनना ज़रूरी है, लेकिन उसे बेवजह कायदे से। छूते ना रहिए। अगर समीर जी आपसे पूछूं मैं आयुर्वेदिक को लेकर, तुलसी का काढ़ा बहुत प्रचलित हो रहा है, पहले से भी था, लेकिन अभी आयुष मंत्रालय भी इस पर जोर दे रहा है। तो कैसे काम करता है तुलसी का काढ़ा? ये तुलसी का काढ़ा, इसमें खाली तुलसी नहीं है जी इसमें तुलसी एक मेन इंग्रेडिएंट है, साथ में दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ। अगर आप घर में भी ये बना सकते हैं, ये सब मिला के सुबह खाली पेट में अगर इसको पिएंगे, साथ में अगर आप इसमें गुड़ डाल देंगे, अगर डायबिटिक है तो मत डालिए, और इसमें गुड़ डालने के बाद यू कैन पुट सम लेमन इन इट, थोड़ा नींबू डाल दिया तो आपको विटामिन सी भी उसमें मिल जाता है। जैसे लोग अभी विटामिन सी का आर्टिफिशियल गोली लेके खा रहे हैं, उससे अच्छा नेचुरल मिल जाता है। तो वो अगर पिएंगे तो डेफिनेटली आपका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। वो सुबह सुबह खाली पेट में पीना बहुत अनिवार्य है। वो सुबह दोपहर शाम तीन बार ही पी सकते हैं। जी बिल्कुल। ऐसा समीर नहीं जी, च्यवनप्राश हम सभी ने खाया है बचपन में, लेकिन ये अभी काफ़ी फायदेमंद हो रहा है। तो कैसे होता है, और डायबिटिक जो पेशेंट है वो कैसे यूज़ करे च्यवनप्राश का? डायबिटिक पेशेंट देखिए, शुगर फ्री च्यवनप्राश अभी अवेलेबल है मार्केट में, तो वो खा सकते हैं। दूसरा जो च्यवनप्राश है, हमें 10 ग्राम 2 बार करके सुबह शाम, प्रिफरेबली विथ मिल्क अगर लिया तो। और ये क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको आंवला रहता है। जी, आंवला भी काफ़ी गुणकारी होता है। हाँ, तो आंवला में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका विटामिन सी रहता है और एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। और इसमें 50 इंग्रेडिएंट्स है एक्चुअली च्यवनप्राश में। तो वो सब इंग्रेडिएंट्स सब दशमूल, कटुत्रय, त्रिकटु, ये सब मिल के, त्रिफल सब मिल के ये बनता है। तो ये बहुत इफेक्टिव है हमारे तो कहीं ना कहीं फायदा करता है। जी बिल्कुल, च्यवनप्राश भी। मनदीप जी, आपसे एक सवाल है मेरा। बच्चों को बहुत ज़्यादा घर में बंद करके रखने या फिर उन्हें ज़्यादा डेलिकेट बनाने से क्या उनकी जो मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म, वो वीक हो जाती है? ऐसा कोई बात नहीं है। अब बच्चों को एक्सपोज भी नहीं कर सकते इस टाइम में। एक्सट्रीम एज, ओल्डर एज पीपल एंड लोअर ग्रुप पीपल को आप एक्सपोज नहीं कर सकते। उन लोग जब बहुत ज़्यादा वालनरेबल है इन्फेक्शन के लिए, तो आपको घर में रखना है, उनको घर में रखना है। फिर इनको एंगेज करके रखना है थोड़ा, कोई एक्टिविटीज़ में, प्ले एक्टिविटीज़ या पढ़ाई उड़ाई, प्लेफुली उन लोग को पढ़ाई उड़ाई लिखाई दूसरा एक्टिविटीज़ में रखना है। और हो सके तो अपना टेरेस वेरेस में लेके थोड़ा टाइम आपका शाम में एक्सपोज कीजिए उनको, 15-20 मिनट्स। उसके साथ हो डाइट्री, वही मुद्दा आता है, इम्यून सिस्टम को एनहेंस करना है इनका। थोड़ा बैलेंस डाइट, कुछ मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल कुछ हो तो देना जरूरी है इनको। तो बच्चों को सप्लीमेंट्स देना कितना ज़रूरी होता है विटामिन का? क्या विटामिन आप मेडिकेटेड नहीं देने से भी आप घर में सूप, मिक्स्ड वेजिटेबल सूप, स्प्राउट्स, थोड़ा सा चॉकलेट्स भी दे सकते हैं, इससे भी सप्लीमेंट होता है। जी बिल्कुल। चीज़ तो बैलेंस डाइट ऐसा देते रहने से और थोड़ा सन में एक्सपोज करने से अच्छा दूध मिलेगा तो डेफिनेटली इट विल हेल्प। जी बिल्कुल। पाठक जी, थोड़ी देर पहले आपने सैनिटाइज़र का जिक्र किया। सैनिटाइज़र इन दिनों अभिन्न हिस्सा हो गया है इंसान के साथ, तो ये जानने की ज़रूरत है कि सैनिटाइज़र का असर हाथों पर कितने समय तक रहता है, या यूँ कहें कि हमें कितने घंटों बाद या फिर कितने मिनट बाद अपने हाथों को धोते रहना चाहिए? बात ऐसी है कि हमको ये मान के चलना है कि कोई भी सरफेस, कोई भी सतह जो हमारे सामने है वो इन्फेक्टेड है, और हम ये मान के चलें कि हर एक शख्स जो हमारे करीब आता है या हम जिसके संपर्क में आते हैं वो इन्फेक्टेड है। और ये दो चीज़ें अगर हम अपने ध्यान में रखें तो हम आपको खुद को ज़्यादा सुरक्षित कर सकते हैं। इसी के वजह से अगर हम इन दो मुद्दों के वजह से, ये दो बातों की वजह से, मान लीजिए कोई यही एक सतह है, मेरे सामने एक सतह है, हो सकता है कि मेरे पहले जिस शख्स ने यहाँ बैठा हो उनके हाथ गंदे हों या उनको इन्फेक्शन हो, उन्होंने ये सरफेस छुआ तो वो यहाँ से भले चले गए, शायद वो कल ही चले, मतलब 24 घंटे पहले ही चले गए, लेकिन चूंकि वो यहाँ बैठे थे, इस सतह को उन्होंने छुआ था तो उन्होंने यहाँ वायरस छोड़ रखा है। अब इस सतह को मैं छूँगा तो वायरस मेरे हाथों में आ जाएगा।
तो इसलिए अगर हम कुछ भी छूते हैं अपने हाथों से, कोई भी सरफेस छूते हैं, तो हाथों हाथ हम सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें। अल्कोहल ये कहीं भी आप रख सकते हैं, गाड़ी में, जेब में, कहीं भी रख सकते हैं। याद रखना है कि 70% अल्कोहल का मात्रा उस सैनिटाइज़र में होना चाहिए, तब जाके वो काम करता है। बिना अल्कोहल वाला सैनिटाइज़र काम नहीं करेगा। आपने पूछा कि हम कितने बार धोएं, हम उतनी बार धोएं जितने बार हम अपने नाक और मुंह को हम छूना चाहें। पहली बात तो ये, या तो धोएं या फिर सैनिटाइजेशन करें। और अगर धोना है तो साबुन भली भांति लगा के, और एक तरीका भी है ताकि आपके हाथ का कोई भी हिस्सा बचे ना बिना अल्कोहल लगे। देयर आर 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स हैं हाथ धोने के, ये मैंने कई जगह अपने बताया है। तो ये सुनिश्चित करना है कि हम अपने हर जगह उसको लगाएं इस तरीके से, चारों सरफेस। 5 स्टेप्स हैं, अगर वो मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो ये सुनिश्चित करना है कि आप कुछ भी अगर छूते हैं तो हाथों हाथ सैनिटाइज़र लें, नाक और मुंह छूने के पहले। या फिर एक सरफेस आप जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, आप अपना ऑफिस से जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, आपने धो लिया, ताकि आप फिर अपना स्टीयरिंग को गंदा नहीं किया। तो एक सरफेस छू के दूसरा सरफेस अगर आप छूना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तब आप सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल जितनी बार अपने चेहरे को छूना चाहें उससे पहले हाथ धोना बेहद जरूरी या है। एक सरफेस छू के दूसरा सरफेस अगर आप चाहते हैं छूना तो साफ कर लें, ताकि दूसरा कोई बचा रहे। जी बिल्कुल, दूसरा कोई संक्रमित ना हो। एक और कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राजेश विश्वास प्लीज अपनी टीवी की जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम कर लें, या फिर आप बाहर आ जाए क्योंकि इको हो रहा है हाँ साउंड। जी, जी, मैं शिलोंग से बोल रहा हूँ, राजेश विश्वास बोल रहा हूँ शिलोंग से। अपना सवाल पूछिए आप। हाँ जी, ये कि गिलोय का क्या काम है? गिलोय जो है इसका क्या काम है? जी बिल्कुल, समीर जी, गिलोय का क्या काम है, कितना उपयोगी होता है गिलोय? गिलोय, ये इसको अमृत बताया गया है, इसको अमृता बताया हुआ है, उसका सिनोनिम अमृत है। तो अमृत जैसा काम करता है, गिलोय भी वैसा काम करता है। वो इट इज़ बेस्ट इम्यूनोमोडुलेटर हमारे टाइम में अभी जी, वो धनवंतरी जब कलश लेके जा रहे थे ना, अमृत कलश, बताया गया हमारे टेक्स्ट में, जहाँ जहाँ ड्रॉप गिरा हुआ है उस कलश से अमृत, तो वहाँ वहाँ वो अमृत, वो हर्ब्स, हाँ, गिलोय उत्पन्न हुआ है। तो इसका हम सेवन कैसे कर सकते हैं? उसको ऐसा कर सकते हैं, इसका बहुत तरीका है। एक तो पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, टैबलेट्स फॉर्म में मिलता है अवेलेबल मार्केट में, ले सकते हैं, जूस फॉर्म में ले सकते हैं। अगर नेचुरली आप घर में उसको फेंक भी दे कहीं पे भी, वो उग जाता है। उसका इतना पोटेंसी होता है। आप उसको मट्टी से अगर 4-5 फुट भी ऊपर रख देना, वो उसका थ्रेड रूट्स नीचे आके वो वहीं पे, वो उसका अपना इम्यूनिटी इतना अच्छा है कि वो कहीं मरता नहीं है। तो नेचुरली वो जो हमें देगा, नेचुरली हमको इम्यूनिटी देगा। तो नेचर से ही हमको समझ में आता है। तो गिलोय आप बच्चों को, बड़ों को, प्रेगनेंसी कोई भी पेशेंट्स को आप गिलोय क्वाथ बना के, जैसे आप 4-5 उसका छोटा छोटा पीस करके आप उसको क्रश करके बॉईल कीजिए। जैसे 1 लीटर पानी में अगर डालेंगे तो उसको उबालते उबालते एटलीस्ट 1/4 लीटर उसको रहना चाहिए। फिर आप 5-5 चम्मच, 4-4 चम्मच आप सब लोग पी सकते हैं। तो ये बेस्ट इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। गिलोय काफ़ी उपयोगी है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया, आप उसके ज़रिए आप उसका सेवन कर सकते हैं। पाठक जी, चूंकि अभी कोई वैक्सीन या फिर मेडिसिन नहीं निकली है, लेकिन फिर भी मरीज ठीक हो रहे हैं, रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, तो ये कैसे हो रहा है? देखिए, कई चीज़ें हैं। एक तो अभी तक मैं फिर कहूँगा, सबसे पहले मैं अपना बात जो भी कहूँगा उसका फाउंडेशन ये है कि अभी तक कोई भी ऑथेंटिक पेपर नहीं है जिसको मैं कोट कर सकूँ, या हमारा कोई भी जर्नल में ऐसा कोई भी पब्लिकेशन नहीं है जिसके बेस पे मैं कुछ भी कहूँ। लेकिन फिर भी जो कुछ हल्का फुल्का स्टडीज़ अभी तक आई हैं, इसके ऊपर जो कुछ भी आदमी ने शोध किया है, एक तो स्ट्रेन वाली बात आ जाती है कि जो स्ट्रेन हमारे यहाँ हैं, थोड़े से जो म्यूटेशंस हुए हैं, तो उसके पीछे खासकर असम में अभी तक हमने जितने मरीजों को देखा है, मेरे जो मित्र हैं यहाँ जो डिब्रूगढ़ में हैं या फिर GMCH में, उनसे जब भी मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि आज तक अभी तक किसी भी मरीज को ऑक्सीजन का आवश्यकता नहीं पड़ा है। मतलब कोविड के वजह से कि हमको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देना पड़े, वो इतना भी ज़्यादा बीमार नहीं हुआ है, एटलीस्ट इतना तक भी नहीं हुआ है।
तो वो सारे के सारे ऑलमोस्ट एसिम्टोमेटिक है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी को एक आध थोड़ा सा बुखार आया, पर इतना भी ज़्यादा उनका तबीयत ख़राब नहीं हुआ कि इनको ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ा हो। तो एक तो स्ट्रेन वाली बात आ जाती है, जो एल और एस स्ट्रेन जो हमने अभी बताया आपको। और दूसरी बात है शायद ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ इम्यूनिटी अच्छा है लोगों का, या फिर तीसरी बात जो थोड़ी सी नेगेटिव है, जो नकारात्मक है, हालांकि कोई भी पेपर नहीं है, कोई भी शोध नहीं है, लेकिन मैं केवल एक अनुमान कर सकता हूँ कि शायद अगर ऐसी मौतें हुई हैं जो मान लीजिए जिनका जांच ना हुआ हो, तो फिर हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर इस मुद्दे को हम देखें और दूसरी तरीके से इस पर नज़र डालें, तो ऐसा नहीं है कि मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है, तो भी क्या मतलब उससे भी हम अकाउंट नहीं कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमारे देश में जो मतलब सुधार का जो रेट है वो अगर ज़्यादा है, रिकवरी रेट ज़्यादा है, तो मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी वी आर हैविंग लेस। जी बिल्कुल, एक और कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो मैम, मैं गुवाहाटी से बोल रहा हूँ। जी आपका सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि मैं सांस का पेशेंट हूँ। अस्थमा के पेशेंट? हाँ जी बोलिए। और इनहेलर लेता हूँ। हेलो जी जी हम सुन रहे हैं, बोलिए। इनहेलर लेता हूँ मैं, तो मेरे को क्या ऐसा चीज लेना चाहिए जिससे इम्यूनिटी बढ़े? तो अस्थमा के मरीज है, क्या लेना चाहिए जो इम्यूनिटी बढ़े? आप सुबह वो आयुष काढ़ा, जैसे आपको बताया कि आपको ब्रोंकियल अस्थमा है, आप इनहेलर ले रहे हैं, लीजिए, लेकिन आप हर दिन सुबह प्राणायाम कीजिए, जिससे आपका लंग वॉल्यूम बढ़े, उसमें आपका ऑक्सीजन, आपका कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। और दूसरा, आप ये जो आयुष काढ़ा हमने बताया था थोड़ी देर पहले, जैसे आपको दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, तुलसी, ये सब मिला के आप काढ़ा बना के सुबह दोपहर शाम को पीजिए गरम गरम। और आप गिलोय, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि गिलोय का आप सेवन कीजिए। और आपको बीच बीच में नाक में यू कैन पुट सम ऑयल, जैसे कोकोनट ऑयल, ये सब नाक में। तिल को लेकर भी काफी बातें हो रही है, तो तेल लगा सकते हैं नाक में, उसको प्रतिमर्श नश्या बोलते हैं। रोज हमें सुबह नाक में 2-2 ड्रॉप, 3-3 ड्रॉप यू कैन पुट ऑयल। उससे क्या होता है कि नॉट ओनली इम्यूनिटी, आपका शोल्डर के ऊपर जो भी डिजीज है उसके लिए हेल्पफुल होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर मनदीप जी, मैं आपसे मेरा ये सवाल है, क्या मानसिक तनाव का असर भी व्यक्ति के इम्यूनिटी सिस्टम में पड़ता है? डेफिनेटली आपका हेल्थ बोलते हैं इज इक्विलिब्रियम बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल स्टेटस का। मेंटली आप अगर डाउन रहते हैं तो फिजिकल स्ट्रेचर पर उसका इफेक्ट पड़ना ही है। तो ये एक इक्विलिब्रियम होता है। तो वहीं पे अगर हम लोग एक्सरसाइज, थोड़ा रेस्ट में रहते हैं, अपना दिनचर्या का थोड़ा चेंज करते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, एक बैलेंस डाइट लेते हैं और थोड़ा मेडिटेशन एटलीस्ट 15-20 मिनट्स आप करते हैं, अपना आपको रेस्ट देते हैं, पीस में रहते हैं, तो डेफिनेटली, और कुछ हमारा मेडिसिन भी है वो साथ में लेने से डेफिनेटली ठीक होगा। जी बिल्कुल, एक और कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, हम उनका सवाल भी ले लेते हैं। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं शिलांग से अरुणिमा दत्ता बोल रही हूँ। जी अपना सवाल पूछिए। अच्छा, मेरा ये है जो डायबिटिक पेशेंट च्यवनप्राश जो आपने दिखा रहा है खाने का लिए, ये ले सकते हैं क्या? डायबिटिक पेशेंट्स के लिए शुगर फ्री च्यवनप्राश भी अवेलेबल है मार्केट में, आप वो ले सकते हैं। उससे कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी ज़रूर बूस्ट होगी। जी समीर जी शुगर फ्री मिलता है जी। आयुष मंत्रालय ने जिस तरह की सलाह दी है गर्म पानी के साथ लहसुन, गर्म मसालों को लेकर, ये कहीं ना कहीं भारत में हमारे फूड हैबिट्स में ही शामिल होता है। तो क्या इसे भी आप बड़ी वजह मानते हैं भारत में रिकवरी रेट के पीछे? हाँ, देखिए, भारत में देखा जाए तो रिकवरी रेट अभी, डेथ रेट देखिए, इट्स अराउंड मैक्सिमम 3%। जी, उतना भी शायद नहीं है। अब वो कितने लोग कोविड से मरे वो भी नहीं पता है। तो जो डाइंग विद कोविड और विद, हो सकता है कुछ और बीमारी होने, जी कुछ और बीमारी के साथ वो पैरेलली गया, इसके कारण उनका डेथ हुआ है। कोमॉर्बिडिटी रहता है, जैसे सर ने बताया है। तो इसीलिए हमने जो स्पाइसेस हमारे भारत में हैं, जैसे अदरक, हम हमेशा लहसुन यूज़ करते हैं, हमेशा हमारे स्पाइसेस जैसे आपका दालचीनी, लौंग, इलायची, ये सब डालते हैं। तो वो डेफिनेटली आपका एक तो पहले डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन अच्छा रहा तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है।
इम्यून सिस्टम अच्छा रहा तो आपका प्रिवेंशन अच्छा रहता है। तो इसीलिए शायद भारत में कोविड का इतना असर नहीं हो रहा है, हमको मतलब मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राहत की ये भी बात है कि लोग ठीक भी हो रहे हैं। ठीक हो रहे हैं जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं शिलोंग से राजेश बोल रहा हूँ जी, अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है, तुलसी का क्या काम है? तुलसी ड्रॉप का ये क्या मैं मतलब रेगुलर मतलब ले सकता हूँ क्या तुलसी ड्रॉप? तुलसी का रस, तुलसी का काढ़ा? हाँ, तुलसी ड्रॉप एक्चुअली मार्केट में मिलता है। जी। आई कैन नॉट से हाउ मच ऑथेंटिक इट इज। आप बेस्ट घर में तुलसी उगाइए, हर जगह उगता है। 4-5 पत्ते उसमें से लेके सुबह सुबह चबा के आप पानी पीजिए, वो बेस्ट काम करेगा। तुलसी इज इम्यूनोमोडुलेटर, तुलसी इज एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी प्रोटोजोल, एंटीवायरल, सब आता है उसमें। एंटी कैंसर भी है। तो आप तुलसी का ड्रॉप छोड़ के, मार्केट में तो मिलता है, देखिए अब वो कैसे बनाते हैं कंपनी, कितना उसमें है। अभी कोविड का टाइम में मार्केट में न मत जाइए, घर में आप तुलसी उगाइए। तुलसी का पत्ता हर जगह अवेलेबल है। 4-5 पत्ते लेके आप उसको चबा के सुबह पानी पी जाइए, गर्म पानी। जी बिल्कुल, उससे भी बहुत बड़ी राहत मिल सकती है आपको। हमारे पास कहीं ना कहीं समय की कमी है। तो ये तो तय है कि एकदम से वायरस खत्म नहीं होने वाला, ये हमारे साथ आगे बढ़ते रहने वाला है। तो ऐसे हालात में इसके साथ जीने के लिए हमें खुद को कैसे तैयार करना होगा? पाठक जी, आपसे शुरू करती हूँ। देखिए, ये सभी लोग जानते हैं, सभी हमारे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम अपना विचार विमर्श रखते हैं या बातें करते हैं, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ ये निश्चित है कि ये वायरस रहना है और हमें इसके साथ में ही अपना जीवन जीना है। जैसे HIV कभी आया था, मान लीजिए आज से 30-35-40 साल पहले, तो जब वो आया था तो वो पहली बार आया एक समय के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वी आर लिविंग विथ HIV इन द वर्ल्ड। उसी तरीके से इसके साथ अब हमें ये सोशल डिस्टेंसिंग तो हमेशा ही करना है, जो सामाजिक दूरी एक बना के रखना है लोगों के बीच में, वो हमेशा हमको करना पड़ेगा। अपने सेहत के बारे में अगर हम पहले जागरूक नहीं थे, पहले हम इसके बारे में उतने अगर कुछ नहीं करते थे, अब हमें करना पड़ेगा। हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे साथ कोई भी कोमॉर्बिडिटी मतलब और कोई बीमारी ना जुड़े, ताकि हमारा शरीर का जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाए। और कहीं भी अगर हम जाते हैं तो हमेशा मास्क का एक जो है इस्तेमाल वो हमको करते रहना पड़ेगा। एक सैनिटाइजेशन, जो हम हाथ का अपना साफ सफाई कर सकें, वो हमको हमेशा स्वच्छता का पालन करना, स्वच्छता का पालन करना बेहद जरूरी है। संक्षिप्त में एक और कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, उनका सवाल भी हम ले लेते हैं। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, आपका सवाल क्या है? मैं खुशबू बात कर रही हूँ, गुवाहाटी आसाम से। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मैं ऑलरेडी अस्थमा की पेशेंट हूँ एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी है मुझे, तो इसके लिए मैं क्या प्रिकॉशंस रख सकती हूँ या फिर क्या मुझे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो ऑलरेडी ये पेशेंट है, हेपेटाइटिस बी है, अस्थमा की पेशेंट है, तो इम्यूनिटी वो कैसे बढ़ा सकती हैं? हेपेटाइटिस बी है, मैं तो एक चीज़ ये जानना चाहूँगा आपको जवाब देने से पहले कि क्या आपको वाकई में अभी हेपेटाइटिस बी है या केवल आपका वायरस पॉजिटिव है? मतलब लीवर का जो एंजाइम्स है, जो टेस्ट हम लीवर फंक्शन के लिए करते हैं, वो क्या डिरेंज्ड है? SGOT, SGPT, AST, ALT, बिलिरुबिन, अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ये सब बढ़ा हुआ है क्या? या अभी तो एक्चुअली मेरा 3 साल से ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अभी इट इज क्योर्ड, लेकिन हेपेटाइटिस बी है ऑलरेडी मुझे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मान लीजिए हेपेटाइटिस बी है, कई बार कितने दिनों बाद इसका सेरो कन्वर्सन हो जाता है। मतलब हेपेटाइटिस बी आपका कई लोगों में मैंने देखा है कि ख़त्म हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि अगर वाकई में लीवर में इन्फ्लेमेशन हुआ है, घाव उसने किया, लीवर को अफेक्ट किया। नहीं तो कई लोग इसको कैरियर के रूप में लेके रह जाते हैं जी। तो अगर आप कैरियर के रूप में हैं, अगर आपको उतना सिम्टम नहीं है या लीवर में कोई भी असुविधा नहीं हो रहा है, लीवर का फंक्शन डिरेंज नहीं है, एनाटॉमिकली उसमें कोई सीरोसिस या फाइब्रोसिस का अगर कोई लक्षण नहीं है लीवर में, तो आपको उस हिसाब से ज़्यादा चिंता नहीं करना है। लेकिन हाँ, ब्रोंकियल एज़मा के लिए ये आपको देखते रहना है कि आप अगर एलर्जी की जिस चीज़ से आपको एलर्जी है या जो भी फैक्टर आपका इस ब्रोंकियल एज़मा को प्रेसिपिटेट करता है, आप उस फैक्टर को अवॉइड करें। पहली बात, आप उस फैक्टर को ना आने दें, जैसे ठंडी हो गया, धूल हो गया। अगर इन चीज़ों का सामना होने से अगर आपको अटैक होता है तो वो सब चीज़ों से बचें।
स्टीरॉयड अगर आप लेती हैं ब्रोंकियल एस्मा में, तो स्टीरॉयड डेफिनेटली थोड़ा सा इम्यूनिटी कम करता है। आप अपने डॉक्टर से सलाह करें, अपने डॉक्टर से पाठक, बात चूंकि ये अस्थमा के भी पेशेंट है, हेपेटाइटिस बी भी है इन्हें, तो इनका लाइफस्टाइल कितना अलग होगा दूसरे सबसे? देखिए, जिनको कोमोर्बिडिटीज है उनके लिए एक ही महामंत्र है कि आप अपना बचाव सुनिश्चित करें, आप उसके चपेटे में आए ही ना, यही आपके लिए सबसे बड़ी बात होगी। और इस चीज़ को आप सुनिश्चित करें। अगर कोई आदमी अगर थोड़ा सा लापरवाही बरतता है, आप लापरवाही बिल्कुल नहीं बरत सकती। आप ये सुनिश्चित करिए कि आप वायरस के चपेट में आई ही ना, तो वो सर्वोत्तम होगा। और बाकी इम्यूनिटी के लिए तो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप स्टीरॉयड ले रही होंगी तो आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके अगर स्टीरॉयड बंद किया जा सकता है उस चीज़ पे ध्यान दें आप। अदरवाइज़ बाकी जो भी और मोडालिटीज़ हैं और जो हमारे जो जीवन शैली के लिए अभी डॉक्टर साहब ने बताया, योगा करके आप अपना लंग का जो स्टेटस है, पल्मोनरी फंक्शन को इम्प्रूव कर सकती हैं, लंग फंक्शन को इम्प्रूव कर सकती हैं। उसका सावधान सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। समीर जी, समय की कमी है हमारे पास, वैक्सीन बनने के आसार अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफ़ी वक्त लग सकता है, तो इस दौरान हमें इसी के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। कैसे हम खुद को तैयार करें? आखिरी शब्द। ये देखिए, पहले तो है आपको पहले सोच लेना है, जैसे सर ने बताया, एनीथिंग अंडर द सन इंक्लूडिंग माई सेल्फ जी कैन बी कोविड इन्फेक्टेड। जी, तो इसीलिए आपको उस हिसाब से चलना है। आप किसी के साथ भी आए तो कहीं पे भी आपने छुआ तो आप सोच लेना है कि उसमें कोविड था जी। और कोई भी आपके पास आए तो उसको आपको भी सोच लेना है कि उसके पास भी कोविड है, चाहे वो अपने घर के लोग हो, कुछ भी हो। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस से आपका इम्यूनिटी कमता है। और दूसरा चीज़ है आपका नींद अच्छी तरह से लीजिए, 7 to 8 आवर्स ऑफ नींद, रिहाइड्रेट रखिए अपने आप को, और खाना अच्छी तरह से वेजिटेरियन खाना हो सके तो खाइए जो अच्छी तरह से हजम हो आपको। और आयुष काढ़ा, गिलोय, च्यवनप्राश, ये सब अपने रूटीन में लाइए ताकि हम इससे बच के रह सकें। डॉक्टर मणिदीप, आपके आखिरी शब्द, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आप पर्सनल हाइजीन को अच्छी तरह से मेंटेन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग इसको देखिएगा थोड़ा, और इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए कई सारा होम्योपैथिक मेडिसिन है, जैसा आर्सेनिक एल्बम 30, कैम्फोर 1M, इफिट्रियम पफ, हाइड्रास्टेज, जेल्सिमियम, डालकम, ऐसा कुछ कुछ मेडिसिन है। उसका लोअर एटेन्यूएशन पोटेंशियल्स में आप लेते रहेंगे तो डेफिनेटली इट विल एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम और आपका बीमार आने से आपको बचा के रखेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमें अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए। तो कोविड से लड़ने के लिए सबसे पहले स्वच्छता को अपनाना होगा, संतुलित आहार, नियमित एक्सरसाइज, हाई प्रोटीन डाइट, विटामिन सी, मल्टीविटामिन, साथ में प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसे योग द्वारा अच्छे इम्यून सिस्टम को पाया जा सकता है। अगर आप किसी ऐसे इलाके से आए हैं जहां कोरोना का प्रसार है या फिर ऐसे लोगों के संपर्क में आए हैं जो इन इलाकों से लौटे हैं, तभी आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, वरना आपको बस सावधान रहना है। हाँ, एक बात का ख्याल रखें, आमतौर पर कोरोना के लक्षण भी सर्दी बुखार के साथ खांसी ही है। जैसे ही आपको लगे आपको खांसी के साथ सर्दी बुखार है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। हालांकि एज भी यहाँ एक बड़ा फैक्टर है, इसीलिए 75 से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बेवजह बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है। और हाँ, इन सब के बीच हमेशा पॉजिटिव रहे। याद रखें, इलाज ना होने का मतलब ये नहीं कि मौत का फरमान है। और इसी के साथ आज की सीधी बात में इतना ही। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। धन्यवाद।